हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री ज्ञान। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर, जिसका नाम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। अगर आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो जल्द से जल्द मिल पाए। तो अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर। सबसे पहले हम देखते हैं कि फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है। व्हाट डज फूड सिक्योरिटी मीन्स? तो फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। देखिए, ये तीनों वर्ड्स को आपको अच्छी तरह समझना होगा। अवेलेबिलिटी मतलब सबसे पहले तो सामान होना, अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, आप किसी दुकान पे जाते हो तो उस दुकान पे वो चीज़ अवेलेबल होगी तभी तो आप खरीदोगे। तो सबसे पहला जो फैक्ट है वो है कि फूड सिक्योरिटी के लिए सबसे पहला फैक्टर ये है कि वो फूड अवेलेबल होना चाहिए। देन सेकंड, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी का मतलब है कि हाँ, फूड, मान लो कि फूड तो है लेकिन आप हो यहाँ आसाम में और फूड है बिहार में, तो फूड क्या एक्सेसिबल है? आप भूख से मर जाओगे और यहाँ अनाज सड़ जाएगा। तो एक्सेसिबल नहीं है कि अवेलेबल तो है, सामान है, ज़रूर है, बट आपके पास एक्सेसिबल नहीं है। अब थर्ड प्रॉब्लम्स आती है कि थर्ड रीज़न, मतलब थर्ड जो फैक्टर है वो ये है कि अफोर्डेबल होना चाहिए। ठीक है, मान लो कि फूड है, अवेलेबल है फूड, ठीक है, और आप ही की सिटी में है, बट इतना महंगा है कि आप खरीद नहीं सकते, तो भी क्या होगा? फूड सिक्योरिटी अफेक्ट करेगी। तो ये तीनों वर्ड्स जो हैं, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, मतलब कि अगर आप याद रखना चाहो तो जस्ट 3A याद रख सकते हो। 3A, फर्स्ट A इज़ अफोर्डेबिलिटी, सेकंड A इज़ एक्सेसिबिलिटी एंड थर्ड A इज़ अफोर्डेबिलिटी। ओके, जब भी फूड के मामले में कभी भी बात होती है तो वो पोर्शन जो है, वो समाज का वो सेक्शन सबसे पहले इनसिक्योर और इन वल्नरेबल हो जाता है, जो पुअर सेक्शन है। ठीक है, क्योंकि पुअर सेक्शन के पास देखो तीनों चीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है। एक तो उसके पास अवेलेबल नहीं हो पाता है फट से, क्योंकि अमीर आदमी एक्सेसिबल कर सकता है। मान लो कि फूड आसाम में ना होकर बिहार में है, आप आसाम में भी हो तो क्या हुआ, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी खुद की गाड़ी भिजवा सकते हो कि जाओ भाई लेकर आओ, राइट। आप एक्सेस कर सकते हो, आप अफोर्ड कर सकते हो, वो कितना भी महंगा हो। बट एक गरीब आदमी ना तो वो कहेगा कि भाई मेरा ट्रक ले जाओ और मेरे लिए राशन लेकर आओ, ये भी पॉसिबल नहीं है। और साथ ही अगर आप महंगा बेचोगे तो भी वो नहीं खरीद पाएगा। तो इन तीनों ही केसेस में जो प्रॉब्लम है वो पुअर्स को ज़्यादा है। ओके, अब बढ़ो आगे। देखो, जब फूड सिक्योरिटी की बात आती है तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है? देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहले तो हमें अनाज अवेलेबल उगाना होगा, प्रोड्यूस करना होगा। देन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अनाज उगा कर खेत में ही छोड़ दिया जाए तब तो नहीं होगा, उसे कोल्ड स्टोरेज हाउस तक ले जाना पड़ेगा, फिर हर शॉप तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तब जाकर ना आपके पास पहुँचेगा वो। तो फूड सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि प्रोडक्शन भी अच्छा हो और डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी तरह हो। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। देखा, फूड सिक्योरिटी जो है वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है? PDS यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे। तो प्लीज़ आपसे जब भी पूछेगा कि फूड सिक्योरिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है तो आप ये लाइन याद रखोगे, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और साथ ही साथ गवर्नमेंट विजिलेंस एंड एक्शन एट टाइम, मतलब अगर कहीं किसी चीज़ की कमी हो जाती है, मान लो किसी अनाज की कमी हो रही है, तो गवर्नमेंट का काम है कि एट ए टाइम उसको उस जगह पर एक्सेस करवा पाए, अफोर्ड करवा पाए, अवेलेबल करवा पाए। ठीक है, तभी जाकर हम फूड सिक्योरिटी से
फाइट कर पाएंगे। ये तो हम सबको अच्छी तरह पता है कि खाना हम सब के लिए जो फूड है वो बहुत ही इसेंशियल पार्ट है, ज़रूरी है। ठीक है, जिस तरह हम हवा में सांस लेते हैं उसी तरह अगर हमारे लिए भोजन भी इम्पोर्टेंट है। बट फूड सिक्योरिटी मीन्स समथिंग मोर देन गेटिंग 2 स्क्वायर मील्स। लेकिन फूड सिक्योरिटी का मतलब सिर्फ 2 टाइम का खाना खाना नहीं है। फूड सिक्योरिटी हैज़ फॉलोइंग डायमेंशंस। तो फूड सिक्योरिटी के और भी ढेर सारे डायमेंशंस हैं, वो भी हमें देखने पड़ेंगे। जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मीन्स फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री। मतलब कि सबसे पहले तो फूड उगाना होगा आपको अपने देश में। फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। मतलब फूड जो आपके पास बचा हुआ है और जो आप दूसरे देशों से मंगवाते हो वो सब आपको अच्छी तरह से स्टोर करना पड़ेगा गवर्नमेंट के ग्रेनरीज में। ओके। एक्सेसिबिलिटी मीन्स फूड इज़ विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। हर इंसान की पहुंच में होना चाहिए फूड। मैंने बोला ना कि फूड ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हो असम में और खाना अवेलेबल है बिहार में, पंजाब में, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो एक्सेसिबल होना चाहिए, हर इंसान की पहुंच में होना चाहिए। हर स्टेट के पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि वो अपने लोगों को खाना खिला सके। अफोर्डेबिलिटी इम्प्लाइज दैट एन इंडिविजुअल हैज़ इनफ मनी। हर इंसान के पास इतना पैसा तो होना ही चाहिए कि वो अपने लिए सफिशिएंट खाना खरीद पाए, जिससे कि आपको उसको पूरा का पूरा न्यूट्रिशन मिल जाए शरीर के लिए। ठीक है, इससे पहले वाले कुछ चैप्टर्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एक इंसान को कितना कैलोरी चाहिए। ठीक है, किसी को 1000, किसी को 1200, किसी को 2400। तो अलग अलग एज और अलग अलग हाइट के हिसाब से आपको अलग अलग डाइटरी नीड्स होती हैं। अब देखो, फूड सिक्योरिटी इज इंश्योर्ड इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल। कंडीशन देख लो, हर इंसान के लिए खाना अवेलेबल होना चाहिए पहली बात तो। ऑल पर्सन हैव कैपेसिटी टू बाई द गुड्स फॉर एक्सेप्टेबल क्वालिटी। मतलब उस इंसान को ऐसा खाना खरीद पाने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए, मतलब उसकी इनकम भी अच्छी होनी चाहिए। देयर इज़ नो बैरियर ऑन एक्सेस ऑफ फूड। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पैसे तो हैं बट आप अन्न खरीद नहीं पा रहे हो, आप खाना खरीद नहीं पा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। अब देखो, फूड सिक्योरिटी, द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी माइट बी फूड इनसिक्योर मोस्ट ऑफ द टाइम वाइल पर्सन अबव द पॉवर्टी लाइन। तो इससे थर्ड चैप्टर में हम ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे के लोग हैं वो हमेशा फूड की सिक्योरिटी को फेस करते हैं, फूड को इनसिक्योर होना पड़ता है उनको, क्योंकि जब भी कभी कुछ ऐसा होता है तो मतलब जैसे कि डिजास्टर आ गया या कोई कैलामिटिकल डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, ठीक है, मान लो कि क्रॉप खराब हो गए किसी भी कारण से, कीट पतंग भी आ जाते हैं कभी कभी, तो ऐसे में गरीब सेक्शन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि प्राइस बढ़ जाते हैं हर चीज़ के। अब प्राइस बढ़ जाने की वजह से गरीब सेक्शन को सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो देखो, ड्यू टू नेचुरल कैलामिटी से ड्रॉट टोटल प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। मतलब अगर कहीं सूखा पड़ जाए, मान लो सूखा पड़ जाए, ड्रॉट मतलब सूखा पड़ जाए, तो क्या होगा, वहाँ अनाज नहीं उगेंगे और उस पूरे इलाके की जो प्रोडक्शन होनी चाहिए थी वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन ख़राब हो जाएगी। प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन डिक्रीज। ठीक है, तो जहाँ 10 क्विंटल होना चाहिए था वहाँ 1 क्विंटल माल निकलेगा। इट क्रिएट्स अ शॉर्टेज ऑफ फूड इन द अफेक्टेड एरिया। अब टोटली देखो ना, आप 9 क्विंटल माल ख़त्म, 9 क्विंटल ग्रेन गायब, आपको नहीं मिल सकता है ही नहीं। तो इससे क्या होता है, शॉर्टेज हो जाती है खाने की। ठीक है, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड द प्राइस गोज अप। अब जब सामान कम है तो दाम ज़्यादा बढ़ेगा ही, और प्राइसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से कुछ लोग जो हैं वो सामान नहीं खरीद पाते।
आप भी कभी किसी बाज़ार में गए होंगे, आपने कोई सामान पसंद किया होगा, लेकिन आप अगर उस प्राइस पे उसको नहीं खरीद पाए होंगे तो आप कितना बुरा लगा होगा। लेकिन अगर यही सेम सिचुएशन खाने के साथ हो जाए कि आपको दाल चावल रोटी भी आप नहीं खरीद पाओ तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर कोई नेचुरल कैलामिटी मतलब नेचुरल आपदा मान लो कि कोई ऐसी आ जाती है जो बहुत बड़े स्तर पे हो, ठीक है, जैसे आपने देखा था उत्तराखंड में एकदम से बादल फट गए थे, तो मतलब पूरा का पूरा एक डिस्ट्रिक्ट परेशान, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा लंबे समय के लिए हो गया तो ये भूखमरी भी पैदा कर सकता है। स्टारवेशन मतलब एक तरह से भूखमरी वाली सिचुएशंस भी लेकर आ जाएगा, ठीक है। आपने हमेशा न्यूज़ में सुना होगा कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, किसानों को सही वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, चलो एक बार एकदम साफ साफ सिंपल समझो। इससे पहले के कुछ चैप्टर्स में हम ऑलरेडी एक बात पढ़ चुके हैं कि जो लेबर होता है, जो एकदम मतलब बिग फार्मर्स नहीं, जो कि नॉर्मल लेबर होता है, जिसके पास एकदम छोटी सी फील्ड है या फिर फील्ड है ही नहीं, जो दूसरे के फील्ड में काम करके खा रहा है, उसके साथ क्या होता है। मान लो कि एक छोटा सा फील्ड है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि एक इंसान से बोला कि मुझे 1000 रुपीज़ दो, मैं तुम्हें खेती करने के बाद जब अनाज होगा तो उसे बेच कर तुम्हें रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। इसने दिया, इसने उस पर खेत में 6 महीने काम किया, हल जोता, बोया, पानी दिया, ठीक है। और जब खेतों में फसल आने लगी तभी अचानक फ्लड आ गया, बाढ़ आ गया और पूरा का पूरा खेत ख़त्म। अब क्या हुआ कि एक तो इसकी 6 महीने की मेहनत गई, पहली बात। दूसरा, इसके सर पे 1000 रुपये का कर्ज बढ़ गया, ठीक है। और इस खाने में से जो खाना ये खाने के लिए खुद के स्टॉक के लिए रखने वाला था, खुद की यूज के लिए रखने वाला था, अब वो भी नहीं है। और साथ ही साथ जो ये बेचकर कुछ पैसों से घर की दूसरी नीड्स ज़रूरी होती हैं, जैसे कि मेडिसिन हो गए, कपड़े हो गए, ये सारी चीज़ें भी ख़त्म। तो एक किसान इस सिचुएशन में कि ना तो उसके पास खाने के लिए खाना है, ना तो वो कपड़े खरीद सकता है, ना दवाई खरीद सकता है, ना एजुकेशन करा सकता है बच्चों की, और ऊपर से वो कर्जदारों के कर्जदार परेशान करने लगते हैं कि तुम मुझे पैसा दो, तुमने पैसा लिया था 6 महीने के लिए, नहीं दोगे तो हम तुम्हारी गाय चुरा लेंगे, गाय उठा कर ले जाएंगे, या फिर ऐसा कुछ। तो ऐसी सिचुएशन में उस किसान के पास क्या बचता है, क्या सिचुएशन होती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए कि जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी होती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो इसमें जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं, जो कि फिशरमैन होते हैं, जो मछली मारते हैं, या फिर जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स होते हैं, उनको ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ, The most devastating famine that occurred in India was the famine of Bengal. बंगाल में 1943 के टाइम पे एक बहुत ही खतरनाक मतलब बुरी स्थिति आई थी, जिसको हम ये मानकर चल सकते हैं कि लाखों लोग, देखो 30 लाख 30 लाख लोग उस समय मतलब ग्रसित हो गए, परेशान हो गए, ठीक है। और मतलब 30 लाख लोग, यहाँ देखो ना, दिस फेमाइन किल्ड, इसने 30 लाख लोगों की जान ले ली। आप अंदाज़ा लगा रहे हो 30 लाख कितना बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है। आई थिंक एक छोटे मोटे शहर में भी इतने लोग नहीं रहते जितना एक बार में। आप देखो, अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत सारा अनाज बाहर से इंपोर्ट करता है, ठीक है। तो अब देखो, हम अगर 1938 की बात करें तो 85 लाख टन क्या हुआ था, प्रोडक्शन हुआ था। इंपोर्ट हमने उस समय नहीं किया था, तो टोटल हमारे पास 85 टन था। 1939 में, एक साल बाद, हमारा प्रोडक्शन घट गया, 79 लाख टन हुआ,
ठीक है, 4 लाख टन हमें बाहर से मंगाना पड़ा, तब जाकर हमारे पास 83 लाख टन स्टॉक में हुआ सामान। ठीक उसी तरह 1943 में हमारा प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ 76 लाख टन था। हमने 3 लाख टन मंगाया और उसके बाद हमारे पास 79 लाख टन, यानी कि जैसे जैसे वो बढ़ता गया, ईयर्स बढ़ते गए, प्रोडक्शन धीरे धीरे घटता जा रहा है। देख रहे हो, प्रोडक्शन धीरे धीरे घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है? क्योंकि आपको याद होगा कि 1938 से 1943 तक हम आज़ाद नहीं थे और अंग्रेज एग्रीकल्चरल क्राफ्ट से हटकर, एग्रीकल्चरल कामों से हटाकर हमें दूसरी चीज़ों की, जैसे कि इंडिगो की खेती, चाय की खेती, ठीक है, और मतलब दूसरी जगहों पे वो एज ए लेबर हम लोगों को यूज कर रहे थे, जैसे कि ट्रेन के लिए पटरियाँ वगैरह बनवाना, दूसरे कामों में वो यूज करवाने लगे। इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चरल जो है वो हुआ। उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स भी लेकर आए, कई ऐसी बार ज़मीन वो मतलब ज़मीनों की ऐसी पॉलिसीज और ऐसे टैक्स लेकर आए जिसकी वजह से लोग खेती करने के बावजूद उनके पास खाना ही नहीं बचता था, इसीलिए वो खेती करना छोड़ देते थे। ठीक है, तो अब देखो, सजेस्टेड एक्टिविटीज़ के बारे में तो हम अभी ज़्यादा नहीं कहेंगे। और देखो यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। नथिंग लाइक द बंगाल फेमाइन हैज़ हैपेंड इन इंडिया अगेन। बंगाल के उस मतलब फेमाइन की तरफ दोबारा कभी ऐसा भारत में नहीं हुआ और भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो। बट इट इज़ डिस्टर्बिंग टू नोट दैट इवन टुडे देर आर प्लेसेस लाइक, देखो कुछ ऐसे जगह आज भी हैं जैसे कि कालाहांडी, काशीपुर, ये दोनों उड़ीसा में हैं, वेयर फेमाइन लाइक कंडीशंस हैव बीन एग्जिस्टिंग ऑन मैनी ईयर्स। कई सालों तक ऐसी जगहों पर ऐसी बुरी परिस्थितियाँ बनी रही हैं और बनी हैं। ठीक है, वेयर सम स्टारवेशन दैट्स हैव ऑल्सो बीन रिपोर्टेड, मतलब कुछ ऐसे मौतें भी रिपोर्ट हुई हैं कि लोग भूख से मर गए। आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि लोग भूख से मर गए, उनके पास पैसा ही नहीं है, उनके पास वो एक्सेसिबिलिटी ही नहीं है कि वो खाना खरीद पाएँ। कितनी बुरी स्थिति है आज की डेट में भी। स्टारवेशन डेथ्स आर ऑल्सो रिपोर्टेड इन बारन डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है बारन, यहाँ पर भी भूख की वजह से मौतें रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है, झारखंड का पलामू डिस्ट्रिक्ट भी इसी एक एरिया में रहता है, जो मतलब फूड सिक्योरिटी, फूड इनएक्सेसिबिलिटी की वजह से डेथ हो जाती हैं, स्टारवेशन की वजह से डेथ। सोचो कितना बुरा लगता होगा कि कोई फूड की सिक्योरिटी की वजह से मर जाए। ऑल्दो अ लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल सफ़र फ्रॉम फूड एंड न्यूट्रिशन इनसिक्योरिटी इन इंडिया, मतलब बहुत ही, मतलब ये मानकर चलो ना कि 100 में से 60% लोग ऐसे हैं जो 100% न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, 100% जितना उनको न्यूट्रिशन चाहिए उतना न्यूट्रिशन तो उनको नहीं मिल रहा है। द वर्स्ट अफेक्टेड पीपल ग्रुप आर लैंडलेस पीपल, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है, विथ लिटिल और नो लैंड, मतलब जिसके पास बहुत कम है ज़मीन या फिर है ही नहीं, ऐसे लोग। कुछ ट्रेडिशनल आर्टिसंस हैं जो एकदम ट्रेडिशनल काम करते हैं, ठीक है, उनके साथ भी ये दिक्कत होती है। प्रोवाइडर्स ऑफ ट्रेडिशनल सर्विस, एकदम ट्रेडिशनल सर्विसेज होते हैं। कुछ लोग होते हैं ना नाक कान छेदने वाले, जो गलियों में घूमते हैं, गाँव में घूमते हैं, या फिर सील पट्टा टूंगने वाले। आप तो सील पट्टा का नाम भी नहीं जानते होंगे और बहुत कम लोग ही जानते होंगे। तो ऐसे लोगों का आज की डेट में मिक्सर आ जाने की वजह से सील पट्टा टूंगने वाले लोग, या फिर पहले वो कढ़ाई बुनाई करने वाली जो महिलाएं होती थी, वो सारे लोग आजकल धीरे धीरे स्टारवेशन के शिकार हो रहे हैं, अगर वो दूसरे किसी काम पे शिफ्ट नहीं होते हैं तो। देखो, प्रीटी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर्स एंड डिस्टिट्यूट्स इंक्लूड बेगर्स, मतलब कुछ लोगों को भिखारी बनने पर भी मजबूर कर देती है फूड।
इन द अर्बन एरियाज, यानी कि कहाँ, मतलब गाँव में द फूड इनसिक्योर फैमिलीज आर दोज हु वर्किंग मेंबर्स आर जनरली एम्प्लॉयड इन इल पेड ऑक्यूपेशन एंड कैजुअल लेबर्स मार्केट, मतलब जो बहुत कम लोग पे काम करते हैं, कम लो वेजेस पे काम करते हैं, ऐसी फैमिलीज, ठीक है, गाँव में। अब यहाँ देखो कुछ क्वेश्चंस हैं। वाई इज़ एग्रीकल्चर अ सीजनल एक्टिविटी, वाई रामू अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, स्टोरी के ऊपर, तो स्टोरी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, तो मैं स्टोरीज ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ। रन हिज फैमिली इवन विथ स्मॉल अर्निंग फ्रॉम रिक्शा पुलिंग, द सोशल कॉम्पोजिशन अलॉन्ग विद द इनेबिलिटी टू बाई फूड ऑल्सो प्लेज अ रोल इन फूड इनसिक्योरिटी। तो पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, फूड इनसिक्योरिटी में पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना पैसे के आप फूड खरीद ही नहीं पाओगे। द SC ST कौन होता है, एकदम पिछड़ी और अनुसूचित जातियाँ जो गाँव में बहुत ऐसी जगह रहती हैं जहाँ सरकार ज़्यादा सुविधाएं नहीं पहुँचा पाती है, ऐसे कास्ट के लोगों को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कहते हैं। सम अदर सेक्शंस में OBC भी आता है, जो कि अदर बैकवर्ड क्लासेस होते हैं। ऐसे लोगों के पास आइदर पुअर लैंड बेस और वेरी लो लैंड प्रोडक्टिविटी, ऐसे ज़मीन जहां बहुत कम प्रोडक्टिविटी होती है, ऐसे जगहों पे ये लोग रहते हैं और इनको फूड इनसिक्योरिटी होती है। द पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर, मान लो कि ऐसे लोग जो नेचुरल डिजास्टर, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, ऐसे चीज़ों से जो प्रभावित लोग हैं, हु हैव माइग्रेटेड टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ, वो क्या करते हैं कि किसी और जगह चले जाते हैं काम ढूंढने की, चलो यार यहाँ तो बाढ़ ही आती रहती है, क्या न खेती करेंगे, तो चलो दूसरी जगह जाते हैं। अब दूसरी जगह काम नहीं मिलता है तो मोस्टली वो क्या करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, ठेला चलाते हैं, या फिर छोटे छोटे गलियों में कुछ सामान बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। आर ऑल्सो अमंग द मोस्ट फूड इनसिक्योर पीपल, इनके साथ भी खाने की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अ हाई इंसिडेंस ऑफ माल न्यूट्रिशन प्रिवेल्स अमॉन्ग वुमेन, महिलाओं में माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषणता का बहुत ज़्यादा लंबे दर पे देखा गया है, ठीक है। दिस इज मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न एज इट पुट्स इवन द अनबॉर्न बेबी एट द रिस्क ऑफ मतलब अगर महिला को खाना सही से नहीं मिल रहा है, उसको जितनी कैलोरी की ज़रूरत है उतनी नहीं मिल रही है, तो उसके पेट में मान लो कि कल को अगर कोई बच्चा आता है, अनबॉर्न बेबी मतलब एक ऐसा बच्चा जो किसी माँ की पेट में है, उस बच्चे को कैसे सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे अगर माँ को सारा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो। और ऐसे में बच्चा क्या होगा, बच्चा कमज़ोर होगा, राइट, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, हर तरह से वो कमज़ोर होगा, राइट। अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट एंड नर्सिंग मदर्स आर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5 years कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्ट सेगमेंट ऑफ फूड इनसिक्योर पॉपुलेशन। तो ऐसे महिलाएं जो मतलब जिनके बच्चे 5 साल से छोटे हैं, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, क्योंकि महिलाएं आज भी भारत में माल न्यूट्रिशंस की शिकार हो रही हैं। अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे के हिसाब से 1998 से 99 में ऐसी महिलाएं 11 करोड़ थीं। आप अंदाज़ा लगाओ कि कितनी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। द फूड इनसिक्योर पीपल्स आर डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज इन सम रीजन्स ऑफ द कंट्री सच एज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टेटस। जो स्टेट्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड है यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, ऐसे कंट्रीज़ में ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हाई इंसिडेंसेस ऑफ पॉवर्टी, ट्राइबल एंड रिमोट एरिया, रीजन मोर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर एट्सेट्रा। इनफैक्ट द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, देखो उत्तर प्रदेश की स्टेट के बारे में अगर हम बात करें तो ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट्स, अब इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ आप बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के भी कुछ इलाके फूड इनसिक्योर पीपल से भरे पड़े हैं, ठीक है। भूख एक बहुत बड़ा कारण है, फूड इनसिक्योरिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। भूख ऐसा नहीं है कि सिर्फ गरीबी को दर्शाता है, ये
गरीबी लेकर आता है। द अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी देयरफॉर इन्वॉल्व्स एलिमिनेटिंग करेंट हंगर एंड रिड्यूसिंग। मतलब अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं तो आज की डेट में गवर्नमेंट अटेनमेंट ऑफ फूड पे और अटेनमेंट ऑफ फूड सिक्योरिटी पे काफ़ी काम कर रही है। हंगर हैज़ क्रोनिक एंड सीजनल डायमेंशन। Chronic hunger is a consequence of diet persistent inadequate in terms of quality। मतलब भूख की अगर हम बात करें तो मान लो कि उसे खाना तो मिला लेकिन उसकी मन पसंद नहीं मिला, उसने भर पेट खाया नहीं। ठीक है, सीजनल डायमेंशंस भी होते हैं, कुछ सीजन्स में अच्छे भोजन मिल जाते हैं किसानों के बच्चों को, कुछ में नहीं मिल पाते हैं। ठीक है, ये बात भी याद रखिए। तो देखो इनएडिक्वेट इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी भी कह रहा है कि भाई आपको जहाँ 4 रोटी की भूख थी आप 2 रोटी खाकर काम चला रहे हो, तो ये भी तो हंगर में एक बहुत बड़ा वो हो गया ना, फैक्ट हो गया। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। अब देखो क्वालिटी, पुअर पीपल सफर्स फ्रॉम क्रोनिक हंगर बिकॉज ऑफ देयर वेरी लो इनकम। गरीब लोगों के पास इनकम क्या होती है, हमेशा लो होती है, जिसकी वजह से उनको खाना कम खरीद पाते हैं, तो वो एक टाइम खाते हैं, एक टाइम नहीं खाते हैं, या फिर 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाते हैं। ऐसे में प्रॉब्लम रहती है। उसके बाद सीजनल हंगर इज रिलेटेड टू साइकिल ऑफ फूड ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। मतलब अगर हम किसी खेत में गेहूँ उगा रहे हैं, ठीक है, तो 6 मंथ्स लगेंगे लगभग, चलो मान लो 4 मंथ्स लगते हैं नॉर्मली, तो 4 मंथ्स लगेंगे। तो 4 मंथ्स तक आपके स्टॉक में मान लो कि गेहूँ ख़त्म हो गया आपके घर पे, तो अब आपको चावल खाना पड़ेगा। ठीक है, एज अ फार्मर आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गेहूँ खरीद कर लाओ, आटा अफोर्ड कर पाओ। तो इससे क्या होगा, सीजनल होता है। सीजनल मतलब मान लो कि गेहूं की खेती कंप्लीट हो गई, इस बार गेहूं थोड़ा सा खेत में अच्छा हुआ लेकिन धान अच्छा नहीं हुआ। अब लोगों ने क्या किया, ज़्यादातर टाइम क्या करना शुरू किया, सिर्फ और सिर्फ रोटियां खानी शुरू कर दी। तो इस तरह से सीजनल हंगर भी बढ़ता है। कुछ सीजन्स में किसानों के पास काम होता है, कुछ में नहीं होता है। कुछ सीजन्स में अनाज अवेलेबल होता है, कुछ में नहीं होता है। तो इनकी वजह से सीजनल हंगर बढ़ जाता है। ठीक है, देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। और अर्बन एरियाज़ में कुछ ऐसे मौसम भी होते हैं जिसमें कैजुअल लेबरर्स को बड़ा दिक्कत होता है, जैसे कि रेनी सीजन। बारिश अगर ज़्यादा होने लगी तो क्या एक रिक्शा ड्राइवर या ठेला ड्राइवर, मतलब रिक्शा पुलर या फिर ठेला पुलर जो होता है, जो सामान लाद कर ले जाता है, ऐसा इंसान बारिश में कोई सामान ही खरीदने नहीं जाएगा, तो रिक्शा पुलर और वो तो बाहर निकलेंगे नहीं, ज़्यादा काम ही नहीं मिलेगा उनको, राइट। जो ऐसे काम करते हैं ना, इनको दिक्कत हो जाती है। जो घरों के बाहर घूम घूम कर सब्जी वगैरह बेचते हैं, उनको बारिश वगैरह की वजह से बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो सीज़न जब नहीं होते हैं, मतलब आउट ऑफ सीज़न, इनको बड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, देखो यहाँ लिखा भी है कि देयर इज़ लेस वर्क फॉर कैजुअल कंस्ट्रक्शन लेबरर्स। कंस्ट्रक्शन लेबरर्स मतलब बिल्डिंग बनाने वाले जो लेबर्स होते हैं, उनके पास बारिश के मौसम में कोई काम होता नहीं है, और ऐसे में जब काम ही नहीं होगा तो फिर से भूख परेशान करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि इनके पास काम नहीं है, ये अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ सीजनल एज वेल एज क्रोनिक हंगर हैज़ डिक्लाइन इन इंडिया एज सोन इन द अबव टेबल। यानी कि ऐसा तो है कि ठीक है, धीरे धीरे भूख से मरने वालों की संख्या भारत में कम हो रही है, क्योंकि हम धीरे धीरे फूड में सेल्फ सफिशिएंट हो रहे हैं। मतलब आत्मनिर्भर तो हम हो रहे हैं फूड सिक्योरिटी के मामले में। भारत जब तो आज़ादी के बाद भारत में जो पॉलिसी मेकर्स थे, जो पॉलिसी बनाते थे, वो लोग आत्मनिर्भर बनने के लिए भोजन के मामले में बहुत सारे रेवोल्यूशंस लेकर आए, जिसमें से एक फेमस रेवोल्यूशन का नाम हम जानते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, जो किनके समय पे आया था, याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री जी के समय पर आया था। ठीक है,
और इसमें इरिगेशन सिस्टम को डेवलप किया गया, हाई यील्डिंग सीड्स लेकर आई गई, फर्टिलाइजेशन का प्रॉपर यूज किया गया। तो ये सारी चीज़ें मैं एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो अगर आपने कलरफुल रेवोल्यूशंस का पार्ट नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। तो अब देखो, इंदिरा गांधी देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली रिकॉर्डेड द इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। इंदिरा गांधी जी ने भी हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में काफ़ी अच्छा योगदान दिया। ठीक है, और ये ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ वेट रेवोल्यूशन आया कब? जुलाई 1968 में। ठीक है, देखो पहले तो वो उन्होंने वेट को लेकर आया, तो वेट धीरे धीरे अच्छी हाई क्वालिटी मतलब प्रोडक्शन अच्छा होने लगा, तो फिर उन्होंने राइस के लिए भी ये काम किया। द इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन वॉज हाउएवर डिसप्रोपोर्शनेट। कभी कभी तो बड़ा अच्छा प्रोडक्शन होता है भारत में, और कभी कभी नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से ऐसी दिक्कत होने लगती है। नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब है प्राकृतिक आपदाएँ, जैसे बाढ़, सूखा, ठीक है, कहीं बादल फट जाना, ओवर मतलब कहीं बहुत ज़्यादा बारिश कर जाना, कहीं टिड्डियों का हमला, ऐसे चीज़ों को नेचुरल कैलामिटीज़ कह सकते हैं। ठीक है, द हाइएस्ट रेट ऑफ ग्रोथ वाज अचीव्ड इन उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा अचीवमेंट किया गया है ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, ये देखो 2015-16 में 44.1% था। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब वो 30.21 से एक ही बार 44% पे पहुंच गया, तो कितना अच्छा बात है ना। आपको याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इन दो चीज़ों पर क्या उगाया गया? गेहूँ। 2015-16 की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2015-16 में गेहूँ उगाए गए, राइट। उसके बाद अगर हम वेस्ट बंगाल और यूपी की बात करें तो वहाँ क्या उगाया गया था? राइस। ठीक है, तो ये जो मतलब ये जो नंबर्स दिए गए हैं ना, ये जो क्वांटिटी दी गई है, ये बहुत ज़्यादा आपसे तो नहीं पूछना चाहिए, बट मे बी पूछ भी सकते हैं। ठीक है, अगर हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ये प्लीज़ जो बैकग्राउंड नॉइज़ है ना, ये अवॉइड कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। सिंस द एडवेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन द अर्ली 19th सेंचुरी द कंट्री हैज अवॉइडेड फेमाइन इवन ड्यूरिंग एडवर्स वेदर। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बुरी कंडीशंस में भी प्रोडक्शन अच्छा होने लगा था धीरे धीरे, तो बहुत बुरी आपदाएं नहीं हुई, और धीरे धीरे भारत जो है सेल्फ सफिशिएंट हो गया, यानी कि आत्मनिर्भर हो गया। इसे किसी और देश से इंपोर्ट नहीं करना पड़ रहा था। ठीक है, और लगभग 30 सालों से बिकॉज ऑफ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोन ऑल ओवर द कंट्री द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स इवन इन एडवांस वेदर। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत के पास खाने के लिए अनाज लगभग काफ़ी मात्रा में होने लगा। ये आप देख सकते हो, ये एक ग्राफ है जिसमें 1960 से लेकर 2018-19 तक का ग्राफ है। तो आप देख रहे हो कि इतना ज़्यादा मतलब हमने एग्रीकल्चरल ग्रोथ किया है, 80 से सीधे 281%। तो मतलब कितना ह्यूज ग्रोथ है, देखो कितना बड़ा ग्रोथ है, दिख रहा है आपको। तो हम शुरू से लेकर अंत तक धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते हमने काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर ली है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, ताकि वो भी फ्री में इस क्लास का फ़ायदा उठा पाएँ। और हम आपसे मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट।